तो कैसे हो मेरे मूवीज के चाहने वालों। तो क्या हो अगर तुम किसी कैंप में जाओ और वहां अचानक से एलियन मॉन्स्टर आ जाए जिसे मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो और वो तुम्हारे खून का प्यासा हो। तो यही है आज की हमारी कहानी। तो भाई कहानी शुरू होती है लेनी नाम के एक आदमी से जो डिजर्ट में गाड़ी चला रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब लगती है तो वो गाड़ी रोक लेता है। जैसे ही वो रुकता है उसे अजीब लगता है क्योंकि उसकी पिकअप ट्रक की हेडलाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगती है। उसी वक्त रेडियो से एक अजीब सी बजिंग आवाज आने लगती है। तभी अचानक एक चमकता हुआ गोला आसमान में तेजी से उड़ता हुआ नजदीक की जमीन पर आकर गिरता है। लेनी की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो देखने चला जाता है। वहां उसे एक गोल ऑब्जेक्ट दिखता है जिसकी सरफेस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती है। वो पास जाकर उसका फोटो लेने ही वाला होता है लेकिन डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है जैसे कि कोई क्रीचर एग से बाहर निकलने वाला हो। और तभी एक बहुत बड़ा क्रीचर करीब 2 मीटर ऊंचा उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेनी घबरा के अपनी कार की तरफ दौड़ता है और एक्सेलरेटर दबा देता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो क्रीचर उसकी कार के ऊपर कूद जाता है और एक टेंटिकल निकालता है जो विंडशील्ड तोड़कर लेनी के सीने से चिपक जाता है और वहीं उसकी जान खींच लेता है। अगले दिन रॉथ नाम का एक लड़का उसी इलाके में एक केव के पास आता है और वहां 2 बैकपैक्स छुपा देता है। उसे ये पता नहीं होता कि वहीं पास में जमीन पर एक चिपचिपा सा कुछ लगा हुआ भी है। अब हमें पता चलता है कि रॉथ अपने अंकल बर्ट और आंटी क्लेयर के लिए काम करता है जो बदमाश और नकचढ़े टीनेजर्स के लिए डिजर्ट में एक कैंपिंग प्रोग्राम चलाते हैं। अब रॉथ के अंकल बर्ट को लगता है कि रॉथ अभी बच्चों को गाइड करने वाले काम के लिए बहुत छोटा है लेकिन क्लेयर ने खर्चे बचाने के लिए पहले वाले गाइड को निकाल दिया और रॉथ को ये जिम्मेदारी देकर उसे नया गाइड बना दिया। पर रॉथ को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहता है कि मुझे इन टीनेजर्स को कंट्रोल नहीं करना, मैं खुद टीनेजर हूँ, वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन उसकी दूसरी आंटी समर कहती है कि कम से कम तुम इन नकचढ़े बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल तो बनोगे। फिर हेलीकॉप्टर से एक ग्रुप आता है जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हुए। पहला लड़का ट्रैपर आते ही बर्ट से उलझ जाता है। बर्ट उसे जमीन पर गिरा देता है और क्लेयर को बीच में आकर रोकना पड़ता है। ये सब देखकर दूसरा लड़का लुइस पहचान लेता है कि बर्ट असल में MMA फाइटर हुआ करता था। उसका निकनेम था क्रशर। बेरत की फाइटिंग करियर एक ट्रेजेडी से खत्म हुई थी जब एक ओपोनेंट रिंग में मारा गया था। लुइस ये गॉसिप पूरे ग्रुप में फैला देता है। उधर क्लेयर हेलीकॉप्टर पायलट टॉम से बात कर रही होती है जो उसे बताता है कि इस बार सप्लाईज वेंसडे को नहीं आएंगी क्योंकि पैसे नहीं मिले हैं। क्लेयर कहती है कि इस बार के किड्स से जो पैसे मिलेंगे उससे सारा खर्चा कवर हो जाएगा और वो थोड़ा टाइम मांगती है। टॉम बड़ी मुश्किल से मानता है और मेल दे देता है। जब क्लेयर पहला एनवेलोप खोलती है तो उसमें पता चलता है कि पिछले कैंप के एक बच्चे के पेरेंट्स ने बर्ट पर असॉल्ट का केस कर दिया है। फिर सब लोग हाइक के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी रॉथ गलती से एक टेंट में घुस जाता है जहां लड़की कोर्टनी कपड़े बदल रही होती है। रॉथ जल्दी से माफी मांगता है लेकिन कोर्टनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बाहर दूसरी लड़की मीका कंप्लेन करती है कि उसे जबरदस्ती कैंप में भेजा गया है। वेस नाम का लड़का भी कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है और पूछता है कि क्या ये कानून अलाउड है जबरदस्ती यहाँ लाना। तब क्लेयर सबको बीच में टोक देती है और कहती है कि ये सब उनके अपने पेरेंट्स की मर्जी से हो रहा है। ये कोई समर कैंप नहीं है, ये एक तरह की सजा है उन बच्चों के लिए जो घर, स्कूल या पुलिस से परेशान हैं, जिन्होंने सबको परेशान कर रखा है। इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है ताकि तुम लोग अपना एटीट्यूड कम करो और सुधार जाओ। इसलिए यहाँ कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है और सबसे पहला रूल है बड़ों की बात माननी है बिना बहस किए। क्लेयर सबको वार्न करती है कि अगर किसी के पास कुछ इलीगल है तो अभी दे दो। फिर वो लोग चेक करते हैं और वेस सबसे पहले पकड़ा जाता है और कहता है कि उसके पास जो है वो बस ओरेगानो है। पर बर्ट को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जब कोई भी कुछ नहीं देता तो क्लेयर और बर्ट सबका फिजिकल इंस्पेक्शन शुरू कर देते हैं और काफी सामान जब्त कर लेते हैं। जैसे ही सबका सामान चेक हो जाता है क्लेयर सबको बोलती है कि अपने गियर चेक कर लो और हाइक शुरू करते हैं। रॉथ की बात सच साबित होती है कि वो लड़के उसे गाइड के जैसे कभी नहीं मानेंगे क्योंकि बाकी सारे लड़के अभी से उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं और उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। इधर मीका पहले दिन से ही कंप्लेन करती है कि अब मुझे 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा पहले कैंप साइट तक पहुंचने के लिए। ये कैसा मजाक हुआ? जिस पर क्लेयर उसे सीधा बोल देती है अगर चल नहीं सकती तो रेंग के चल ले। फिर बर्ट सबसे कहता है कि वो लोग डिजर्ट के बीचों बीच हैं। अगर तुम में से कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो मरेगा। इसके बाद कोर्टनी रॉथ को परेशान करने लगती है क्योंकि टेंट वाली बात के बाद से उसे शक है कि रॉथ उसे घूरता है। मीका को थोड़ी देर के लिए खुशी होती है जब उसे दूर कुछ हॉर्सेस दिखते हैं लेकिन ट्रैपर जानबूझकर शोर मचाकर घोड़े भगा देता है और उसका मूड खराब कर देता है। फिर रात होते ही सब टेंट्स लगाकर सोने की तैयारी करते हैं। लुइस सो नहीं पाता। वो क्वाइटली रेडियो ऑन करके स्केच बना रहा था कि तभी रेडियो में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और हॉर्सेस बाहर जोर से हिनहिनाते हैं। लुइस थोड़ा डर जाता है। अब ये सुन बर्ट उठता है और गुस्से में लुइस को डांटने लगता है लेकिन तभी उसे भी फील होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो बाहर निकलकर देखता है कि घोड़े फुल स्पीड से उनकी तरफ भाग रहे हैं। जिस देख बर्ट जोर से चिल्लाकर सबको उठाता है और सबको टेंट से बाहर निकालता है ताकि कोई घोड़े के नीचे ना आ जाए। इधर कोर्टनी ऑलमोस्ट घोड़े के नीचे आ जाती है लेकिन रॉथ जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। सब किसी तरह सही सलामत बच जाते हैं। खतरा टलने के बाद ट्रैपर बर्ट और क्लेयर और रॉथ
पर चिल्लाने लगता है कि उनके कारण उसकी जान चली जाती। वेस भी धमकी देता है कि वो केस कर देगा। इसके बाद कोर्टनी रॉथ को थैंक यू बोलती है और टेंट ठीक करने में क्लेयर की हेल्प करने लगती है, क्योंकि घोड़े सारे सामान और सैटेलाइट फोन तोड़ चुके होते हैं। तभी दूर से एक डरावनी आवाज आती है। सब सुनते हैं पर किसी को समझ नहीं आता वो क्या थी। थोड़ी देर में वो आवाज बंद हो जाती है। सुबह होते ही ग्रुप फिर से चलना शुरू करता है। अब लुइस को क्यूरियोसिटी होती है बर्ट की पुरानी लाइफ के बारे में, तो वो उससे पूछता है। बर्ट एडमिट करता है कि उसने MMA छोड़ दिया था उस इंसिडेंट के बाद, जब रिंग में एक ओपोनेंट की मौत हो गई थी। अब वो इन किड्स के साथ काम करके अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा आगे जाकर ग्रुप उसी जगह पहुंचता है जहां लेनी पर हमला हुआ था। वहीं उन्हें वही गोल ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन अब वो पूरा खाली है। किसी को नहीं पता ये क्या चीज है। और जब वेस बोलता है कि ये एलियन से जुड़ा हो सकता है, तो सब उस पर हंसते हैं। और तभी रॉथ को पास में लेनी का गिरा हुआ फोन मिल जाता है और दूर से बर्ट उस पिकअप ट्रक को पहचान लेता है। वो लेनी की होती है। ट्रक की हालत देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। बर्ट और क्लेयर उसकी जांच करने चले जाते हैं। इधर रॉथ फोन चालू करता है और उसमें आखिरी फोटो देखकर समझ जाता है कि उस अजीब ऑब्जेक्ट में से कुछ निकला है। बर्ट जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलता है, लेनी की डेड बॉडी एक तरफ गिर जाती है। अब उनका सैटेलाइट फोन टूट चुका होता है। अथॉरिटीज को कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचता। इसलिए बर्ट बोलता है कि अब इस हाइक को यही खत्म करके वापस चलना चाहिए। ये सुनकर क्लेयर सोचने लगती है कि अगर ये हाइक नहीं हुई तो बच्चों के पेरेंट्स रिफंड मांगेंगे। इसके बाद क्लेयर ऑलमोस्ट पैनिक में आ जाती है और उसे बर्ट को बताना पड़ता है कि पिछले कैंप में भी एक लड़का बहुत वायलेंट हो गया था और उसे रोकने के लिए बर्ट को उसे पकड़ना पड़ा था, लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया है। और क्लेयर को डर लगता है कि उनका सारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो वो बर्ट से कहती है कि उसे उस दिन का कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि ये बात ग्रुप को नहीं बताई जाएगी और हाइक आगे बढ़ेगा। अब क्लेयर को लेनी की लाश से दूर जाने की इतनी जल्दी होती है कि वो रॉथ की बात तक नहीं सुनती जब वो उसे एग की फोटोज दिखाने की कोशिश करता है। अब रात हो जाती है और ग्रुप दोबारा कैंप सेट करता है, लेकिन इस बार मौसम बिगड़ने वाला होता है। आसमान में बिजली चमक रही होती है। वेस टेंट लगा नहीं पाता, इसलिए वो परेशान हो जाता है और सब पर चिल्लाने लगता है कि वो घर जाना चाहता है। इधर ट्रैपर मौका नहीं छोड़ता और उसका साथ देने आता है, लेकिन क्लेयर तुरंत बीच में आ जाती है और बोलती है, अगर तुम लोग उसी एटीट्यूड के साथ वापस घर जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के पेरेंट्स ने तुम्हें तुम्हारे इसी एटीट्यूड और बदतमीजी की वजह से यहाँ फेंक दिया है। अब उन पांचों में से कोई भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, इसलिए इस बात का थोड़ा असर ग्रुप पर पड़ता है। लेकिन कोर्टनी बोलती है कि पेरेंट्स के लिए बच्चों को डेजर्ट जैसी जगह भेजना आसान होता है, लेकिन खुद की गलतियों को सुधारना नहीं। इसके बाद रॉथ फिर से कोशिश करता है कि किसी को लेनी की ली हुई फोटोज दिखा सके, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। इसके बाद ट्रैपर कहता है कि मुझे टॉयलेट करना है, इसलिए मैं झाड़ी में जा रहा है। बर्ट रॉथ से कहता है कि वो उसके साथ जाए, जो कि दोनों लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और ट्रैपर मना कर देता है और रॉथ को जोर से धक्का देकर गिरा देता है। क्लेयर बीच में आ जाती है ताकि झगड़ा ना बढ़े, लेकिन इससे बर्ट और भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ट्रैपर बिना किसी की परमिशन के अकेला ही वहां से निकल गया होता है। ट्रैपर काफी दूर चला जाता है और तभी उसे किसी के पैरों से ट्विग टूटने की आवाज आती है। वो डर जाता है। तभी बर्ट उसके पीछे शॉटगन लेकर आता है और उसे फिर से समझाता है कि अकेले इधर उधर घूमना मना है। प्राइवेसी ना मिलने से ट्रैपर चिढ़ जाता है और गालियां देने लगता है। फिर जैसे ही वो फ्रेश होने वाला होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई ग्रंट कर रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक भयानक क्रीचर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। बर्ट चिल्ला के कहता है, भागो, और खुद क्रीचर के सामने खड़ा हो जाता है। वो शॉटगन से कई गोलियां चलाता है, जिससे बाकियों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। रॉथ वहां दौड़ता है और रास्ते में ट्रैपर से टकराता है। ट्रैपर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद भी शॉक्ड होता है। अब रॉथ अपनी आंखों से देखता है कि एलियन उसके अंकल का खून चूस रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अब जैसे ही एलियन बर्ट को पूरी तरह खून चूस कर उसे पूरा सुखा देता है, रॉथ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी चीखें सुनकर सब वहां आ जाते हैं। क्लेयर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब सब उस अटैक की वजह से डर जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ रॉथ और ट्रैपर को ही पता होता है कि असली खतरा क्या है। अब क्लेयर एकदम शॉक में होती है, इसलिए रॉथ लीड लेता है और ग्रुप को उस केव की तरफ लेकर जाता है जहां उसने पहले बैकपैक्स छुपाए थे। वो सबको बताता है कि अंदर खाने पीने का सामान रखा है इमरजेंसी के लिए। वहां एक रेडियो भी रखा है जो कि चालू होता है, लेकिन जब रॉथ कॉल करता है तो कोई जवाब नहीं आता। वेस जमीन पर बैठ जाता है और अचानक उसका हाथ किसी चिपचिपी चीज में चला जाता है। तभी सबको एहसास होता है कि पूरी केव उस स्लाइमी सब्सटेंस से भरी हुई है। लुइस को रेडियो से फिर से बजिंग सुनाई देती है, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने उसे बंद कर दिया था। रॉथ भी नोटिस करता है कि फोन की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी है और तभी उसे समझ आता है कि एलियन इसी केव के अंदर है। वो सबको बोलने ही वाला होता है कि जल्दी से बाहर निकलो, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले एक तेज लाइट सीधा उस बड़े से एलियन पर पड़ती है। सब एकदम डर से फ्रीज हो जाते हैं। रॉथ सबको बोलता है कि कोई भी ना ईतुसा भी ना हिले, लेकिन ट्रैपर मानता ही नहीं। वो अचानक भागने लगता है। बाकियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो भी भागने लगते हैं। इस बार वेस पीछे रह जाता
है। वो चट्टानों पर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। एलियन उस पर झपटता है और उससे पहले कि कोई कुछ कर सके वेस की चीखें गूंजने लगती हैं पूरे केव में। बाकी सब किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन ग्रुप वापसी का रास्ता पकड़ता है और क्रैश साइट पर वापस पहुंचता है। रॉथ अब सबको वो फोटोज दिखाता है जो लेनी ने एलियन के एग की ली थी। कोर्टनी बोलती है कि ये एग वैसा ही दिख रहा है जैसे वो स्लिमी चीज जिसमें वेस ने हाथ डाला था। रॉथ को लेनी की कार भी मिल जाती है और वो समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा था। ट्रक देखने के बाद उसे क्लेयर पर बहुत गुस्सा आता है कि सब जानने के बाद भी उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। अब सब कुछ बदल चुका होता है और ग्रुप चुपचाप वापस उसी कैंप की तरफ बढ़ता है जहाँ से वो आए थे। रॉथ पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करता है और फिर बाकी लोग अपना सामान उठाने लगते हैं। ट्रैपर को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जब उसे पता चलता है कि उसका फोन सिग्नल से बाहर है, यानी बेकार है, और क्लेयर इन्फॉर्म करती है कि हेलीकॉप्टर अगली सुबह आएगा। फिर वो बर्ड की तस्वीर देखती है और अंदर से टूट जाती है, लेकिन रॉथ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वो अब भी बहुत नाराज होता है। इधर कोर्टनी का एटीट्यूड अब रॉथ के लिए पूरी तरह बदल चुका होता है। वो यहाँ तक कहती है कि उसे रॉथ के साथ सेफ फील होता है। तभी मीका बोलती है कि उसके फोन में फिर से इंटरफेरेंस आ रही है। रॉथ एकदम अलर्ट हो जाता है और सबको बोलता है सब लोग कैबिन के अंदर भागो अभी। तभी एलियन एकदम से कैंप के सबसे बड़े टेंट के पीछे से निकलता है। रॉथ उस पर गोलियां चलाता है पर रॉथ की गनफायर का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सीधा आगे बढ़ता जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रॉथ भी कैबिन की तरफ भागता है और मुश्किल से अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद करता है, लेकिन क्लेयर और मीका बहुत दूर होती हैं। वो बाथरूम में छुप जाती हैं जो बहुत ही कमजोर लकड़ी का बना होता है। रॉथ कोर्टनी से बोलता है कि जैसे ही मौका मिले क्लेयर और मीका के लिए दरवाजा खोल देना, लेकिन ट्रैपर उसे रोकता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उधर क्लेयर वुडन स्लैट्स के बीच से एलियन को देख रही होती है। जैसे ही वो थोड़ा दूर होता है वो और मीका भागकर कैबिन की तरफ दौड़ती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। मीका जोर जोर से चिल्लाती है। रॉथ शॉटगन से ट्रैपर को सर में मार के गिरा देता है और दरवाजा खोल देता है। मीका अंदर आ जाती है, लेकिन एलियन क्लेयर तक पहुंच चुका होता है और टेंटिकल सीधा उसके सीने से चिपक जाता है। अंदर सब लोग मिलकर दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलते हैं और एलियन की टेंटिकल को हटाकर क्लेयर को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन अफसोस क्लेयर बच नहीं पाती और मरने से पहले क्लेयर रॉथ से कहती है तुम बस इन बच्चों को सेफ यहाँ से निकाल लो। कोर्टनी क्लेयर की मौत का इल्जाम ट्रैपर पर लगाती है और रॉथ गुस्से में उस पर गन तान देता है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाता क्योंकि वो क्लेयर का वादा पूरा करना चाहता है। फिर रात में रॉथ और कोर्टनी पहरा देते हैं। बाकी सब सो रहे होते हैं। रॉथ उसे गन चलाना सिखाने की कोशिश करता है ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वो खुद को बचा सके, लेकिन कोर्टनी परेशान हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, और इसी इमोशनल मोमेंट में दोनों किस कर लेते हैं। अगली सुबह सब खुश हो जाते हैं जब उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। लुइस रेडियो चेक करता है ये कंफर्म करने के लिए कि एलियन आसपास तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है और पायलट टॉम 5 बच्चों को हथियार के साथ देखता है और साथ में कोई अडल्ट भी नहीं, तो वो उन्हें हेलीकॉप्टर में चढ़ने नहीं देता। रॉथ उसे बताता है कि क्लेयर और बर्ट अब नहीं रहे और ये सुनकर टॉम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि उसे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा और वो क्लेयर की बॉडी को देखता है। अब वो टाइम ज्यादा लगा रहा था, इसलिए रॉथ ने सीधा उस पर गन तान दी और उसे मजबूर किया कि हेलीकॉप्टर रेडी रखो। टॉम बताता है कि हेलीकॉप्टर में ऑलरेडी सामान भरा हुआ है और जब तक वो अनलोड नहीं होगा वो सभी पैसेंजर्स को नहीं ले जा सकता। ट्रैपर को छोड़कर बाकी सारे लोग मिलकर सामान जल्दी से निकालने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद सबको इतनी राहत मिलती है कि मीका और लुइस तो मजाक करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर जोर से हिलता है और एक ठप की आवाज आती है जैसे कुछ टकराया हो। टॉम कहता है कि शायद वजन ज्यादा है, लेकिन लुइस को पता चल जाता है कि कुछ और गड़बड़ है क्योंकि उसके हाथ में फिर से रेडियो बजिंग करने लगता है। फिर एक और जोरदार धक्का लगता है और एलियन हेलीकॉप्टर का एक दरवाजा तोड़ देता है और मीका पर अटैक करता है। उसकी टेंटिकल सीधा मीका से चिपक जाती है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर घूमने लगता है और कंट्रोल खो देता है। जैसे ही वो नीचे आता है ट्रैपर एक मौका देखकर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। रॉथ बाकियों को भी कूदने को कहता है, लेकिन खुद मीका को बचाने की कोशिश करता रहता है। जब उसे समझ आता है कि अब मीका को बचाया नहीं जा सकता तो वो भी कूद जाता है। पायलट टॉम एलियन की टेल से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक हेलीकॉप्टर उड़ाता है और उसे सीधे एक पहाड़ से टकराकर क्रैश कर देता है। एक्सप्लोजन होता है, लेकिन एलियन मर गया या नहीं इस पर किसी को भरोसा नहीं होता। अब वो डेजर्ट के बीच में फंसे होते हैं, ना कम्युनिकेशन ना ट्रांसपोर्ट, और एलियन अभी भी जिंदा हो सकता है। रॉथ फैसला करता है कि अब वो बाकी के 3 सर्वाइवर्स को लेकर अपनी आंटी समर के घर जाएगा। रास्ता लंबा होता है और ट्रैपर फिर भी कंप्लेन करना नहीं छोड़ता। रॉथ गुस्से में आ जाता है और उसे साफ साफ बोलता है या तो साथ चल या यहीं पीछे रह जा। ट्रैपर अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और पीछे से रॉथ पर वार करता है। उसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन आखिर में रॉथ उसे हरा देता है। रॉथ अब इतना गुस्से में था कि वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कोर्टनी बीच में आ जाती है और रॉथ को रोकती है कि वो ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि एलियन उस हेलीकॉप्टर के मलबे के नीचे से बाहर निकलता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। इधर दूसरी ओर आंट समर आराम से अपना ट्रैक्टर चला रही होती है, लेकिन जब वो अपने भांजे के साथ आए हुए उन बच्चों की हालत देखती है
है तो चौंक जाती है और बर्ट और क्लेयर की खबर सुनकर टूट जाती है। रॉथ कार की चाबियों के बारे में पूछता है तो समर रॉथ को बताती है कि कार कीज पहले से ही कार में हैं। तो ये सुनकर ट्रैपर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चुपके से बढ़ता है। किसी को भी उसके भागने का पता नहीं चलता क्योंकि समर तो शेरिफ को कॉल करने में लगी होती है और बार बार शिकायत करती है कि उसे बजिंग की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए रॉथ जल्दी से फोन लेकर कंफर्म करता है कि एलियन अभी भी जिंदा है और यहीं है। तभी कोर्टनी को एहसास होता है कि ट्रैपर गायब है और सब लोग बाहर की तरफ दौड़ते हैं। ट्रैपर किसी तरह इंजन स्टार्ट कर लेता है और उसी वक्त रॉथ पीछे से दौड़कर पिकअप ट्रक के पीछे कूद जाता है और चिल्लाते हुए ट्रैपर को एलियन के बारे में बताता है। रॉथ ट्रक के साइड से लटक कर विंडो तक पहुंचता है लेकिन ट्रैपर उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और रॉथ बेहोश हो जाता है। कोर्टनी उसके पास दौड़ती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी सब लोग देखते हैं कि एलियन भागते हुए मूविंग ट्रक की ओर आ रहा है। वो मॉन्स्टर सिर से ट्रक को रोक देता है और सीधा ट्रैपर पर हमला करता है। उसकी चीखें इतनी पास से आती हैं कि कोर्टनी डर के मारे रॉथ को छोड़कर छुपने भाग जाती है। वहीं लुइस समर से पूछता है कि वेपन्स कहाँ रखे हैं, पर शायद एलियन भी ज्यादा देर ट्रैपर की बक नहीं झेल पाता है और वो उसे चूसने की बजाय सीधा अपना टेंटिकल उसकी छाती में घुसा देता है और उसे चुप करा देता है। फिर मॉन्स्टर धीरे से गराज में घुसता है जहाँ कोर्टनी कोने में छुपी होती है। थोड़ी देर बाद लुइस और समर हथियारों के साथ पहुंचते हैं लेकिन वहां न कोर्टनी होती है और न ही एलियन। इधर रॉथ को होश आता है और वो सबसे पहले कोर्टनी के बारे में पूछता है। दोनों बताते हैं कि लगता है उसे उठा लिया गया है। फिर समर कहती है कि शेरिफ रास्ते में है लेकिन रॉथ इंतजार करने से मना कर देता है तो वो खुद उसे लड़ाई के लिए तैयार करती है। लुइस भी मदद करता है। वो एक शवल देता है आर्मर के लिए और 2 होममेड बॉम्ब्स, साथ में वार्निंग देता है कि फ्यूज सिर्फ 20 सेकंड का है, यानी ये 20 सेकंड में फट जाएगा। रॉथ तेजी से उस केव की ओर बढ़ता है जहां उसे खून के निशान दिखते हैं। एक फ्लैशलाइट के साथ आगे बढ़ते हुए वो किसी चीज से टकराता है और मुंह के बल गिरता है। वहां वेस की लाश का बचा कुचा हिस्सा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जो नजारा मिलता है वो और भी भयानक होता है। कोर्टनी एक चिपचिपे स्लाइम में फंसी होती है और एक बेबी एलियन उसके ऊपर लटका होता है जो सीधा उसी से फीड कर रहा होता है। अब रेडियो से बजिंग की आवाज आती है, मतलब बड़ा एलियन पास आ रहा है। लेकिन रॉथ के पास कोई चारा नहीं होता। वो गन की बैरल सीधे बेबी पर रखता है और गोली चला देता है। छोटा मॉन्स्टर फट जाता है और कोर्टनी आजाद हो जाती है। लेकिन इस धमाके से बड़ा वाला जाग जाता है। अब ये समय का खेल बन जाता है क्योंकि बचने के लिए रॉथ एक बॉम्ब का इस्तेमाल करके दुश्मन को धीमा करने की कोशिश करता है। फिर भी एलियन दोनों के बहुत करीब पहुंच जाता है पर उन्हें पकड़ नहीं पाता है। अब इधर समर और लुइस एक एक्सप्लोसिव ट्रैप तैयार कर रहे होते हैं। तभी रॉथ कोर्टनी को लेकर वापस आता है। लुइस उसे अपना पूरा प्लान समझाता है और समर बेहोश सी पड़ी कोर्टनी की देखभाल करती है जो अब लगभग मौत के मुंह से बाहर आई है। लेकिन एलियन उम्मीद से पहले ही पहुंच जाता है और पीछे से लुइस पर हमला करता है। लेकिन तभी रॉथ किसी तरह उसका ध्यान भटकाता है और प्लान को अंजाम देना शुरू करता है। एलियन उसके पीछे पीछे पूरे फार्म में दौड़ता है जबकि समर एक स्विच ऑन करती है जिससे वो वायर्ड ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो लुइस ने तैयार किया था। रॉथ उस दिशा में तेजी से भागता है और आखिरी पल में बाइक से छलांग लगा देता है। एलियन वायर्स में घुसता है और उसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है लेकिन वो सीधा खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी समर अपने भांजे को चौंकाते हुए एक गैसोलीन भरा ट्रैक्टर लेकर आती है और सीधे एलियन को कुचल देती है। पूरा शेड धमाके से उड़ जाता है, साथ में समर भी। लेकिन एलियन अब भी जिंदा होता है, एकदम ताकतवर और बिना किसी असर के। वो रॉथ पर फिर से हमला करता है लेकिन उसके सीने में लगी शवल और कोर्टनी की गनफायर की वजह से उसे थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब रॉथ आखिरी बॉम्ब लेकर एलियन की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ सीधे टेंटिकल माउथ के अंदर डाल देता है और वहीं बॉम्ब ट्रिगर कर देता है। बस कुछ ही सेकंड में एक भयानक धमाका होता है और वो एलियन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसी वक्त कई पुलिस कार्स मौके पर पहुंचती हैं लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका होता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो गया। तो कमेंट में बताना मूवी कैसी थी। मुझे तो थोड़ी बोरिंग लगी। नेक्स्ट कौन सी चाहिए जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।